पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, पिछले प्रायः 5 दिन से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस चलती रही है। मुझे प्रसन्नता है कि अनेक सदस्य स्वीकार करते हैं कि यह अभिभाषण हमारे राष्ट्रीय जीवन के एक नए चरण के आरंभ का सूचक है। यह बात न केवल बजट से जाहिर होती है, बल्कि उन अनेक उपायों से भी प्रकट होती है जो किए गए हैं और किए जाएंगे। विपक्ष के हमारे माननीय सदस्यों ने अपने पारंपरिक भाषण दिए हैं, जिनमें उन्होंने अपने विचार रखे हैं और जो प्रत्याशित तथा सुविदित है। फिर भी हमने इस तरह की आलोचना का सदा स्वागत किया है। विशेषतः इस प्रकार की बहस के दौरान जो हमें अपने उद्देश्यों तथा नीतियों को प्रस्तुत करने का मौका देती है। राष्ट्रपति महोदय ने हमारा मार्गदर्शन किया है कि हम अग्रदृष्टि रखें, आगे की ओर देखें, लेकिन ऐसा लगता है विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों ने इस आह्वान को अनदेखा कर दिया है। इससे हमें आश्चर्य नहीं हुआ है। बहस से एक और भी उपयोगी काम हुआ है। पिछले कुछ महीनों की घटनाओं ने एक ओर तो उन सबको एकजुट कर दिया है जो अधिकांशतः प्रगति के समर्थक हैं, और दूसरी ओर उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया है जो पीछे की ओर देख रहे हैं। इस सदन में हम तात्कालिक समस्याओं में इतने डूबे हुए हैं कि विश्व में सक्रिय बड़ी बौद्धिक एवं राजनैतिक शक्तियों के अस्तित्व को हम बिना गहरा विचार किए स्वीकार करते चलते हैं, जबकि हम अपने देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को बदलने में लगे हुए हैं। प्रौद्योगिकी पूरे विश्व को बदल रही है, रूपांतरित कर रही है। संचार के आधुनिक तरीकों का प्रभाव हमारे तथा अन्य सभी देशों के युवा वर्ग पर पड़ रहा है। देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों तक में हमें यह नहीं भूलना है कि हम आज जो कहें या करें, उसकी हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए कुछ सार्थकता होनी चाहिए। हम जो भी निर्णय करें, वे आने वाले वर्षों में उनके अनुमोदन की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए। मुझे स्वीकार करना होगा कि विपक्ष के नेता ने जो कुछ कहा, उससे मुझे निराशा हुई। हम में से बहुतों ने आशा की थी कि विपक्ष के नेता के विधिवत उदय से बहस का स्तर ऊंचा उठेगा तथा संसदीय परंपरा और शिष्टाचार सुदृढ़ बनेंगे। मुझे खेद है कि हमारी यह आशा पूरी नहीं हुई। महोदय, जैसा कि मैंने अभी कहा, हाल की घटनाओं ने उन लोगों को मोटे तौर पर वर्गों में बांट दिया है। एक जो प्रगति चाहते हैं और दूसरे जो यथास्थिति चाहते हैं। वास्तव में जो घटनाएं घटीं, उनका कारण एक प्रकार से परिवर्तनवादी लोगों में मतैक्य था। मतैक्य का और ज़्यादा प्रमाण बहस से मिल चुका है। श्री पाटिल ने नारों की चर्चा की, लेकिन शायद ही किसी ने उनसे अधिक नारों का प्रयोग किया हो। उन्होंने मेरे कैदी की सी स्थिति में होने का भी जिक्र किया। शायद सदन ने उस कहानी की बात सुनी होगी जिससे एक शेर को पिंजड़े में बंद कर दिया गया था, लेकिन शेर इस ख्याल से अपने आप को तसल्ली दे लेता था कि सारा संसार पिंजड़े में बंद है,
क्योंकि वह दुनिया को पिंजड़े के सीखंचों के पीछे रहकर देखता था। श्री पाटिल एक स्पष्ट वक्ता रहे हैं। उन्होंने चाहे जिस प्रकार का मत दिया हो, उन्होंने अपनी सच्ची राय को कभी छिपाया नहीं है। मैं जानती हूँ कि राष्ट्रीयकरण, समाजवाद और नरेशों के निजी खर्च पर उनकी राय से वे सभी लोग सहमत नहीं हैं जिनके बीच वह अब बैठते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि वह अब उनके साथ मत देंगे, जैसा कि उन्होंने कांग्रेस द्वारा 10 सूत्री संकल्प पारित किए जाने के समय उनके साथ वोट दिया था। उन्होंने नरेशों के निजी खर्च के बारे में बहुत भावावेश के साथ विचार व्यक्त किए, लेकिन वह जो कुछ शेष सदन तथा सरकार से मनवाना चाहते हैं, उसे पहले अपने ही सहयोगियों से तो मनवाएं। इस सदन को और देश को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने पर नरेशों ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए, उसके प्रति आदर व्यक्त करते हुए अथवा आज उनसे यह कहते हुए कि वे उसी भावना से इतिहास की धारा के साथ चलें जिसका परिचय उन्होंने तब दिया था, कोई गलत बात की जा रही है। मैं यह स्वीकृति व्यक्त करना चाहूँगी कि बड़ी संख्या में नरेश साहस और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सामाजिक एकीकरण में उसी प्रकार अपना योग दे रहे हैं जैसे उन्होंने राजनैतिक एकीकरण में योगदान किया था। मैं सदन को याद दिलाना चाहूँगी कि अभिभाषण के दौरान स्वीकृति की सबसे ऊंची आवाज़ें तब गूंजी जब उन्होंने नरेशों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों की समाप्ति की चर्चा की। महोदय, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का क्रियान्वयन करने से आंचलिक भाषाओं को प्राधान्य मिल गया। आंचल की आर्थिक, पारंपरिक तथा सामाजिक पहचान को प्रोत्साहित करने में राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा अन्य बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं अपना योगदान दे रही है। इसके साथ साथ आंचलिक भाषा के विकास के लिए उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना अति आवश्यक है। यह विकास प्रत्येक राज्य तथा अंचल में काफ़ी हद तक उभर चुका है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद इन सभी भाषाओं में समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जाए, जो समन्वय राष्ट्रीय अखंडता के लिए अनेकता में एकता का माध्यम बन सके। राज्य तथा अंचलों को आर्थिक, सामाजिक तथा भाषा की स्वतंत्रता मिलने से इन क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत विकास हुआ है, जिसकी पराकाष्ठा क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्य, रंगमंच तथा फिल्मों के माध्यम से हो रही है। श्री अरविंद के शब्दों में प्रादेशिक जातियों की इस समस्त रचना में बाह्य रूपों के अनेक भेदों के बीच एक ही संस्कृति का प्रभुत्व दृष्टिगोचर होता है, परंतु उनमें से प्रत्येक अपनी विशिष्ट चरित्र और स्वभाव की धार के अनुसार ही सृजन करती है। यह सुंदर है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।